हेलो हेलो एवरीवन। स्वागत है आज क्लास के अंदर, क्लास 46 या फिर मैं बोलूँ कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पर आज की ये हमारा सेकंड क्लास होगी। एक क्लास पे ऑलरेडी पहले हो चुकी है, क्लास नंबर 45। आज हम देखते हैं आज हम कहाँ किस पे स्टडी करने वाले हैं। तो पहले लास्ट वाले टॉपिक जो लास्ट वाली क्लास है उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम जो एसेट्स है वो उसकी हम डेफिनेशन पढ़ ली, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करेंगे कि हमारे पास शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। मैंने बताया था आपको जो शॉर्ट टर्म है वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, उस पर मैक्सिमम रेट से टैक्स आपको देना होगा। अब यहाँ बात करते हैं हमारे पास में कंप्यूटेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट फॉर्म में बार बार हम इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज करूँगा, मैं इसे बार बार हम बड़ा नेम इसका नहीं लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बात करें कि आपका जो सेल्स कंसिडरेशन है वो कितना रहा है। ठीक है, आपको जो भी प्रतिफल मिलेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में हम जो चीज़ें हमने इसको बनाने के लिए हमने खर्च करी वो सब इसमें माइनस कर देंगे। जैसे एक्चुअल कॉस्ट हमने कितनी की थी, या फिर इंप्रूवमेंट या ग्रोथ कॉस्ट इसमें कितनी हुई, और ट्रांसफ़र एक्सपेंस है। ठीक है, आप यूँ भी बोल सकते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस सीधे हम यहाँ पर माइनस कर भी सकते हैं पर यहाँ पर, और नेट सेल्स हम यहाँ पर लिखें क्योंकि हमने जो भी ट्रांसफर करने, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट किया या कुछ भी किया या फिर हमने कोई कमीशन दिला ली थी, उन सबको हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं और नेट यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमने परचेज करते समय या उसको बनाए रखने के लिए या उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर खर्च किए यहाँ पर, तो वो सब यहाँ पर हमारे पास में ऐड हो जाएगी इसके अंदर। यहाँ पर ये हमारा परचेज कॉस्ट का पार्ट हो गया और ये हमारा सेल्स का पार्ट हो गया। ये हमारा जो एक्सपेंस है इसको हम वहाँ माइनस करने से हम यहाँ वहाँ यहाँ भी जाकर हम यहाँ पर सेल जो करेंगे उसको माइनस कर सकते हैं, पर इसे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, ये पर जो होगा ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है इसकी बात कर रहे हैं अपन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें कम रेट से हमने टैक्स चुका देंगे। अब सेम चीज़ इसके से हम कैलकुलेशन करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन देखिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर एक चीज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था, जो हमने यहाँ पर लिया एक्चुअल जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हमने यहाँ पर पकड़ी थी। इसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पर जो सेल्स कंसिडरेशन लगता है, यहाँ पर हम एक इंडेक्स कॉस्ट लेते हैं और इंडेक्स कॉस्ट हम लेंगे इंप्रूवमेंट या ग्रोथ की लेंगे, जो भी हमने बाद में से इंप्रूवमेंट या ग्रोथ किया है, जो उसके डेवलपमेंट में आगे लगाया है, और वही ट्रांसफर एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंडेक्स कॉस्ट ली जा रही है। अब इंडेक्स कॉस्ट क्या है आपको बताया जा रहा है। इंडेक्स कॉस्ट जैसे कि मान लीजिए आज से 50 साल पहले आपके पास में कोई प्रॉपर्टी थी और आप 50 साल बाद आप उसे बेच रहे हो, तो 50 साल पहले की जो प्रॉपर्टी को शायद 200-500 रुपये आपने ली और अब वो करोड़ों के अंदर बिक रही है, तो आपके पास में लगभग लगभग पूरा पूरा करोड़ का करोड़ अमाउंट है, वही आपके लिए टैक्स, वो आपके लिए पूरा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ना आपको थोड़ा सा रिबेट दी गई है कि जब अपन जब लॉन्ग टर्म जो एसेट्स जब बेचते हैं तो उसको हम क्या इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट करेंगे। इंडेक्स का मतलब क्या था, पर्टिकुलर एक इंडेक्स नंबर दिया हुआ रहता है आपको, जो कि आपको इंडेक्स सूचकांक से निकाला जाता है, गवर्नमेंट उसे डिसाइड करती है और आपको हर ईयर के लिए बदलता रहता है। तो आपको क्या होता है, बेस ईयर के अंदर आपको 100 लिखेंगे और जैसे आपका 784 आपका जो वो हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो 500 रुपये उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी एक वैल्यू है वो इतने टाइम्स बढ़कर आ जाएगी। फिर उसके बाद में हम 1 करोड़ में से जो भी आपकी सेल है उसमें से माइनस करेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। तो हमें क्या है, इंडेक्स करना होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, अभी आपको ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम इंडेक्स नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में हम एक्चुअल काम में लेते हैं और यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट काम लेते हैं। इंडेक्स मतलब बढ़ाने के लिए काम लेते हैं, कॉस्ट को हम बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन है थोड़ा कम हो जाए, कम दिखाई देगा प्रॉफिट आपका, तो हो सकता आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अब ऊपर वापस वही बात आ गई कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के दोनों प्रकार के कैपिटल गेन हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनमें से इतने सारे सेक्शंस आपको दिए हुए हैं जिनमें आप चाहो तो छूट ले सकते हैं। उनके लिए पर्टिकुलर एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती है, उसको सही समय पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यदि आप ऐसा काम करते हो तो आपको ये टैक्स फ्री हो सकती है आपके लिए अमाउंट। ठीक है, तो ये सेक्शन दिए हुए हैं, ये टोटल शायद 9 सेक्शंस है जिनको आपको स्टडी करनी है हमें बाद में, तो हम ये चैप्टर के लास्ट में हम देखेंगे नहीं, बस केवल अभी बस थोड़ा सा देखना है अपन को। अब आगे बात करते हैं, जिन संपत्तियों को डिप्रिसिएशन लगता है उन पर हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी आपको समझाया था और अभी भी वापस समझाया जाना है आपको कि जिन एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है वहाँ पर हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जो नॉन डिप्रिसिएशन है वो दोनों जगह आ सकती है, यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जगह आ सकती है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर इनकी हम अवधि है ना, जो होल्डिंग पीरियड है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। जो डिप्रिसिएशन के लिए जो एसेट्स लगी हुई है उसके लिए हम ये ध्यान नहीं देंगे भाई इसके ऊपर कितना टाइम हो गया है। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन में लगता है, चाहे वो 1 साल के लिए बेचो या 10 साल बाद बेचो, 20 साल बेचो, होल्डिंग पीरियड में ध्यान नहीं हो, हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब बिजली उत्पादन या वितरण प्रोजेक्ट,
ठीक है, अब इनको दो ऑप्शन दिए हुए थे, हमको पहले ध्यान हो, हमने डेप्रिसिएशन जो हमारे जो चैप्टर हमने पहले स्टडी कर चुके हैं उसमें इनको ऑफर दिया गया था कि आप इस तरह किस्त पद्धति से भी, मतलब SLM मेथड है जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, उससे भी आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो WDV मेथड की कंपेयर में। यदि आप इस मेथड से इस तरह की जो कंपनी है और उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड अपना रखा है अपन का, तो उसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे, हम अभी नेक्स्ट पेज पर मैं लूँगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो बचे हुए हैं उनके ऊपर हम इस तरीके से हम सोल्व आउट करेंगे। जब संपत्ति का कोई भाग बेचा जाए, तो ये हमारे पहले वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं, तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ। वहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ये हमारी एक तो परचेज कॉस्ट हो गई, जैसे एक्वायरिंग कॉस्ट हो गई, ओपनिंग WDV हो गया, और ट्रांसफेक्शन। तो ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर इस साल के अंदर जो भी आपने एक्वायर किया वो ऐड कर दिया और इसे सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह का जो करने पर जो आंसर यदि प्लस का आता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे, और माइनस का तो WDV मानेंगे। डेप्रिसिएशन में थोड़ा उल्टा फॉर्मूला लगा रखा था, वहाँ पर कर रखा था कि आप परचेज करेंगे, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में आप परचेज ऐड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे सेल। तो वहाँ पर क्या है, प्लस माइनस और माइनस प्लस था। मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक समझना चाहिए, प्लस माइनस ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज़ को सेल कर रहे हैं तो ये सेल है, सेल में से आपने अपनी कॉस्ट माइनस कर दी, कॉस्ट माइनस करने पर अपन को यदि प्लस की अमाउंट आ रही है तो हमारे पास में प्रॉफिट हो गया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और यदि माइनस की अमाउंट आ रही है तो लॉस नहीं हुआ है, माइनस की अमाउंट आ रही है इसका मतलब है हमारे पास अभी तक स्टॉक रखा हुआ है पुराना, तो उसे हम WDV क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि हमने कोई एक पार्ट ही बेचा है, पूरा भाग तो बेचा ही नहीं है हमें, तो हम लॉस की तो हम बात कर ही नहीं सकते यहाँ पर। अब बात आती है संपूर्ण ब्लॉक ही बेच दिया जाए, ठीक है साहब, पूरा ब्लॉक ही बेच दिया, फिर तो अपन कैपिटल गेन और लॉस ही होगा, वही फॉर्मूला है। तो वही है कि आपने सेल में से आपने कॉस्ट माइनस कर दी, तो हम पॉजिटिव बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, माइनस का हमका आंसर गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ सारी एसेट्स बेच दी है, तो हमको यहाँ WDV बैलेंस बचने वाली तो कोई बात यहाँ पर बनती ही नहीं है। अब आती है कि बिजली कंपनियां हैं, जो बिजली कंपनियां इस तरह किस विधि स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन लगाती है, ये पूरा भी मैंने पहले यहाँ स्टडी की हुई है, बस मैं यहाँ थोड़ा जल्दी से ले लेंगे अपन इस यहाँ पर कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसके इस तरह किस विधि से लगाती है अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर तो देखो जो होल मेथड है वो तो काम, जो ब्लॉक मेथड है वो तो काम में आता ही नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर जो एसेट्स है उसके लिए वर्किंग की जाएगी, ना कि ब्लॉक के लिए वर्किंग की जाएगी। तो जैसे यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर बात करते हैं अपन यहाँ पर कि WDV माइनस सेल्स कर रहे हैं अपन यहाँ पर, कि हमारे पास में जो कॉस्ट है उसमें से WDV माइनस सेल्स करें, तो WDV माइनस यदि सेल्स करें और ये तो प्लस का आंसर बच रहा है वो, ठीक है, तो हम मानेंगे कि वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो गया आपका, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस तो क्या थी, कम थी, और WDV ज़्यादा था आपको, तो हम ये लॉस नहीं मानेंगे, उससे मानेंगे हमने डेप्रिसिएशन कहने के ऊपर कम लगाया था इस मेथड के अंदर, तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन मानते हैं उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा दोनों ही जगह लॉस है, आप ये बोलें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी लिख सकते हैं इसे, हाँ वो भी लॉस है, वो P&L अकाउंट में जाएगा और ये भी P&L अकाउंट में जाएगा, लेकिन फ़र्क ये कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन को लॉस यदि आप वर्ड यूज में लेते हैं तो उसको हम आगे कहाँ तक किस किन चीज़ों से सेटअप कर सकते हैं, उसके प्रोविजंस अलग हैं, और टर्मिनल डेप्रिसिएशन है तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए भी आपसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, तो ये सब के लिए अलग अलग प्रोविजंस बने हुए हैं आपके पास में यहाँ पर। तो हम यहाँ टर्मिनल डेप्रिसिएशन से नाम देंगे, लॉस नहीं नाम देंगे हम यहाँ पर। तो क्या आपके जो WDV थी उससे भी कम अमाउंट आपके अंदर आपने सेल किया, तो आपको लॉस हो गया, लॉस तो मतलब टर्मिनल डेप्रिसिएशन हमने ये मान लिया कि हमने लॉस ही डेप्रिसिएशन में कम लगाया था, सारा बैलेंस हमने डेप्रिसिएशन में लगाए। WDV माइनस सेल्स करें और माइनस का आंसर आ जाए, मतलब WDV है छोटी ही पड़ जाए सेल से, सेल्स अमाउंट हमें ज़्यादा बड़ी अमाउंट मिल रही हो, तो हमारे पास में बोलेंगे हमें रेवेन्यू प्रॉफिट हो रहा है, उसे बैलेंस चार्ज लेकर जाएंगे। हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नाम नहीं देंगे, हम उसे क्या नाम दे रहे हैं, हम यहाँ पर हम उसे नाम दे रहे हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास में हो रहा है बैलेंस चार्जिंग लेकर जा रहे हैं हम उसे, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट P&L अकाउंट लेकर चले जाएंगे हम उसे। अब बात आती है कि आपने बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट पर बेच दो कि आपकी जो सेल्स अमाउंट है वो कॉस्ट से भी ज़्यादा है और WDV से ज़्यादा, जाहिर सी बात है कॉस्ट से ज़्यादा होगी WDV ज़्यादा होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि 10 लाख में आपने कोई चीज़ परचेज करी थी, 10 लाख, उस पर अब तक आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो 4 लाख का, अब WDV बच गया 6 लाख की, तो ये तो हो गई कॉस्ट, और ये हो गई यहाँ पर आप यहाँ बात करें WDV। अब आपने उसे सेल कर दी आपने 11,50,000 के अंदर, 11,50,000 के अंदर, तो अब आप देखिए आपकी जो 11,50,000 कॉस्ट से भी ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ और WDV से ज़्यादा तो होगी जाहिर सा, WDV तो आपके पास 6 लाख की बचेगी। तो देखिए WDV और कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 4 लाख का डिफरेंस अलग हो गया, तो वो तो अपन मान लेंगे, अपन रेवेन्यू प्रॉफिट नेचर का मान लेंगे। और जो कॉस्ट से भी ज़्यादा अमाउंट आ रही है, क्योंकि आपने बेचा कितना 11,50 बचा, तो 1.5 लाख और बचने में तक, तो यहाँ पर तो 1.5 लाख की जो अमाउंट आ रही है वो अपन मान लेंगे क्या, वो आप मानोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पर फॉर्मूला सब कुछ लिखा, वापस देखिए कि हम WDV से कंपेयर करते हैं, नॉर्मल बिल्कुल सही बात है कि हम WDV है 6 लाख,
तो हम 6 लाख से हमने कंपेयर कर लिया कि 6 लाख कंपेयर में देखते हैं। तो 6 लाख से हमने कंपेयर किया, इसका सेल अमाउंट 11,50,000 का, तो हमें प्रॉफिट आ गया 5,50,000। ठीक है, 11,50,000 है ना, तो इसमें माइनस कर दिया 5,50,000। अब इसमें से ये देखना पड़ेगा हमें कि कोस्ट से अमाउंट का डिफरेंस कितना है। कोस्ट से ज़्यादा है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का जो अमाउंट है वो तो हमें चल गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, और WDV और कोस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका चल गया आपके लिए रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होना जाएगा बैलेंस चार्जिंग के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जो बात करूँ फॉर्मूले की तो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है WDV ये वगैरह वगैरह वगैरह। ये पहले वाली डेफिनेशन वाली क्लास के अंदर भी हो चुका है हमारे पास में ऑलरेडी, यहाँ केवल हम उसका रिवीजन किया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, प्रतिभूति व्यवहार कर को ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं मानते, मतलब इससे हम ट्रांजेक्शन नहीं मानते, तो इससे हमें यहाँ पर नीचे माइनस भी हमें नहीं करना है। अब एक नया टॉपिक लिखते हैं, पीरियड ऑफ ऑनरशिप। तो पीरियड ऑफ ऑनरशिप की बात की जाती है तो देखिए इसमें बुक्स में तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स लगे थे, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने ले लिए। वहाँ 3-4 पेजेस के दिए हुए, तो आप वहाँ से स्टडी और कर सकते हो, डीपली स्टडी। लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ आपके लिए कम टाइम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो मैंने यहाँ पर ले ली है। देखिए, तो पीरियड ऑफ ओनरशिप है, कब से काउंट करें पीरियड ऑफ ओनरशिप, तो इससे तो हमने देख लिया था कि हमें पीरियड तो हमें 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ हमने वो तो हमने स्टडी कर ली। ठीक है, लेकिन हम काउंट कौन सी डेट से करें, ये वाली बात आती है सबसे बड़ी। दीदी मान लो आप स्टॉक एक्सचेंज को शेयर लेते हो, वहाँ से आपने शेयर खरीदा है, आपने परचेज किया है आपने, तो आपको क्या है किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदने पड़ते हैं। तो वो ब्रोकर होता है, वो आपको वो एक नोट देता है, उस पर लिखी हुई जो डेट होती है उससे हम मान लेंगे, उससे हम उसके मालिक बन गए। फिर जब भी आप बेचोगे तब तक का आपका होल्डिंग पीरियड बना रहेगा। तो उस नोट पे जो लिखी हुई डेट है ना, वो उस ब्रोकर को आपने कमीशन किया है, पेमेंट किया है, कब आपको शेयर मिले उस बात से मिले। शेयर आपको 10 दिन बाद 20 दिन बाद मिल सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको बाद में लेट मिल सकता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट जो डेट लिखी हुई आएगी, जो पहले की डेट लिखी हुई उस पर आ गई है, तो उस डेट से आप काउंट करोगे यहाँ पर। निम्न स्थितियों में पूर्व स्वामी जो प्रीवियस ओनर था उससे एसेट्स प्राप्त करने की डेट ही लेंगे अपन, उसे ये आधार करे करनी तिथि मानी जाएगी। जैसे कैसे कौन कौन से कैसे वो नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे क्या हुआ कि जैसे मुझे मेरे पापा से ने कोई एसेट ट्रांसफ़र करी, तो भाई मैंने मेरे पापा से परचेज थोड़ा ना करी है, तो ट्रांसफ़र करी उन्होंने, भाई मुझे फ्री ऑफ गिफ्ट में दे दी उन्होंने। और मेरे पापा ने किसी समय खरीदी थी, तो मेरे पापा ने जब वो खरीदी थी उस समय की मैं कॉस्ट लूँगा, ना कि मैंने अभी 2 साल पहले लिए, 4 साल पहले लिए, तो मैं मेरी वाली नहीं लूँगा। जैसे मैंने 2012 के अंदर मेरे पापा ने मुझे मकान ट्रांसफ़र किया था, तो 2012 मेरे पापा ने मेरे को मकान दिया, तो उसकी मैं 2012 के अंदर मार्केट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं पकड़ूंगा, मैं लूँगा मेरे पापा ने उसे कब खरीदा था, क्योंकि हम एक तरह से एक ही मालिक माने जाएंगे। मेरे पापा भी वही मालिक थे, और मैं तो उन्हें गिफ्ट के रूप में मुझे दिया है, बाहर वाले व्यक्ति तो है ही नहीं। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या माना जाता है, जैसे HUF से मिली एसेट्स। ठीक है भाई, आपको HUF है, HUF से कोई एसेट्स मिल रही तो वो भी इसी कैडर के अंदर है। वसीयत में कोई भी मिली संपत्ति या गिफ्ट के रूप में कोई संपत्ति मुझे मिल रही तो वो आपको मिल रही, मतलब करदाता को मिल रही, तो वो यहाँ पर आएगी। 1/4/87 से पहले फर्म के विघटन को होने पर पार्टनर्स को कोई भी एसेट्स मिली हो। देखो, पार्टनर्स को विघटन होने पर यदि कोई एसेट्स मिलती है ना, तो वो क्या है यहाँ पर नहीं रखी गई है, वो मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो लेकिन 1/4/87 से पहले भी फर्म का विघटन हो चुका है तो बात अलग है, उस समय के अंदर अपन ये मानेंगे, उसे HUF की तरह ही मान लेंगे। नहीं तो अपन ये क्या है, ये मान दें कि फर्म का जब विघटन हो रहा है ना, एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो रहा है, तो कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, तो उस तरह से अपन मानेंगे कि भाई अब पूरा सब कुछ सेल कर दी गई है आपको। लेकिन 1/4/87 से पहले की यदि कोई फर्म का विघटन हो गया था उस समय, तो उस समय हम आप इसे HUF की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब जैसे पिता से पुत्र को कोई संपत्ति मिल रही है तो वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर टैक्स पुराने वाली कॉस्ट ही लेंगे हम यहाँ पर। कंपनी के समापन या लिक्विडेशन पे बात की जा रही है, खंडनीय या अखंडनीय ट्रस्ट के हस्तांतरण पर। तो इन केसेस के अंदर जैसे अब कंपनी का समापन जिस डेट को रहा है, तो कंपनी का समापन अभी 6 महीने पहले 4 महीने पहले होता, मुझे 4 महीने कैलकुलेशन हो गई और कंपनी ने मुझे एसेट्स दे दी, भाई आपके इससे एसेट्स का पैसा ये आ रहा है। तो 4 महीने पहले की डेट नहीं लेंगे, जो कंपनी जब परचेज करी थी ना, क्योंकि पुराना मालिक तो कंपनी खिलाएगी ना, भाई कंपनी का लिक्विडेशन हुआ और मैं उसका शेयर होल्डर हूँ, ठीक है ना। मेरे पास में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर थे और उसका लिक्विडेशन हो गया। अब मेरे पास में मेरे पास में अभी 4 महीने पहले उसका लिक्विडेशन हुआ था, और अब 4 महीने बाद के अंदर मुझे उसका पैसा पेमेंट मिल गया। लेकिन मैं 4 महीने पहले ही उसका सेल करी है, तो वो वाली डेट नहीं पकड़ूंगा मैं। उसके अंदर जो डेट पकड़ी जाएगी वो पकड़ी जाएगी जो कंपनी ने जब परचेज करी थी, ठीक है। खंडनीय जो ट्रस्ट है उसके हस्तांतरण करने पर, कोई भी जो ऐसी ट्रस्ट है जिसको आप तोड़ नहीं सकते यार, जो या फिर तोड़ भी सकते हो आपसे, तो उसका यदि कोई ट्रांसफ़र किया गया था वो भी इसी में शामिल है। अब उपरोक्त बिंदु 2 में बिना सूचकांक विदाउट इंडेक्स के लिए पूर्व स्वामी की क्रय परचेज डेट लेंगे, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट सूचकांकित लागत निकालने के लिए वर्तमान स्वामी की प्राप्ति डेट ही लेंगे। देखिए इसमें भी फिर आगे लोचा कर दिया इन्होंने। नॉर्मली हमें पता था कि मुझे पिता से मिली हुई चीज़ है,
तो मुझे नहीं ज़रूरत है उसकी कि भाई मुझसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन क्या हुआ कि जब आप है ना इंडेक्स विदाउट इंडेक्स लेते हो, मतलब आप उसको कैलकुलेशन इस तरह से कराना चाह रहे हो कि इंडेक्स का जो बेनिफिट है वो मतलब आपकी ऑप्शनल दिया हुआ है आपको। आपको इच्छा है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, वो नहीं है तो मत लीजिए। आपको लगता है कि इससे इसको लेने से मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो इसका बेनिफिट लेने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बिना सूचकांक के यदि आप कैलकुलेशन करा रहे हो तो पहले वाले जो स्वामी की जो पर्चे डेट है वो लेंगे। लेकिन आपने यदि इंडेक्स कॉस्ट का यूज करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि हमें टैक्स बेनिफिट यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर वर्तमान स्वामी के द्वारा प्राप्ति की जो डेट है वो लेंगे। जैसे मेरे पापा ने मुझे 2012 में ली, और मेरे पापा जिससे 1980 के अंदर टॉक में एक प्लॉट खरीदा था 1980 के अंदर, तो उन्होंने वो प्लॉट मुझे दे दिया 2012 के अंदर। तो 1980 वाली डेट तो कब लेंगे, जब हम विदाउट इंडेक्स का हमें वर्क करना हो, और विद इंडेक्स वर्क करना हो तो फिर 2012 वाली जो डेट है वो लेंगे। 2012 के अंदर वैल्यूएशन निकालेंगे, वो फेयर वैल्यू ले लेंगे, मार्केट की जो फेयर वैल्यू है वो उस समय की वैल्यूएशन काउंट कर लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप इसके अंदर बात करिए जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट चुकाते हो, आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हो किसी, जैसे वहाँ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो जैसे खाली लेंट थी उसके ऊपर, या फिर 1 मंजिला 2 मंजिल कर दिया आपने मकान को। तो अब ये पूर्व स्वामी और वर्तमान स्वामी कुछ भी हो, आपका ऑलवेज एक्चुअल डेट ऑफ एक्सपेंस इंडेक्स कॉस्ट ही लेंगे। तो उसकी तो हमेशा हम क्या लोगे, इंडेक्स कॉस्ट ही आप लोगे। ठीक है, उसके अंदर विकल्प आपको नहीं दिया गया है। अब बात आती है स्वेट, थोड़ा सा यहाँ वापस चाहे देख लीजिए आप यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें नॉर्मली क्या होता है कि इनके अंदर हॉनर्स कम माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है आपको केवल ये, तो नॉर्मली हमें इन सब कंडीशन के अंदर क्वेश्चंस इस प्रकार से हम पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। मैं ये बात कर रहा था हमको कि नॉर्मली ये बात लिखी हो जाए, ये स्टेटमेंट लिखे हुए आ जाते हैं आपके पास के अंदर कि बताइए इन केसेस के अंदर कोई भी बताइए कि हम डेट कौन सी लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रीवियस ओनर वाली डेट लेंगे। ये तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन वो बोले इस वर्ड का साथ में यूज कर ले विदाउट इंडेक्स या विद, मतलब कोई सा वर्ड यूज नहीं करा, तो हमारे पास में ओनर के लिए जो डेट है वो ये वाली मानी जाएगी कि हमारा जो प्रीवियस ओनर है उसी को हम डेट मानी जाएगी। लेकिन हमें वहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट देते हुए वो बात करें, तो फिर हम वर्तमान जो स्वामी है उसकी डेट लेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए हमको बता ही दिया, हमेशा आप क्या लेंगे, एक्चुअल रेट ऑफ एक्सपेंस को इंडेक्स कॉस्ट करके लेंगे आप, उसका बेनिफिट अभी मिलेगा आपको। अब स्वेट इक्विटी शेयर से जो सहकारी संपत्ति फ्लैट है, इन दोनों के लिए बात की जा रही है कि आपको स्वेट इक्विटी शेयर से जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं उनकी बात की जाएगी। सहकारी समिति के अंदर आपने कोई फ्लैट लिया हो, तो जो अलॉटमेंट की डेट है चाहे बजे या आप पोजीशन पहले ले लो या बाद में ले लो, तो अलॉटमेंट की डेट जो भी थी वही आपके लिए मानी जाएगी। भले आपने पेमेंट कभी भी बाद में किया हो, लेट किया हो, कब किया हो, वो हमें मतलब नहीं है। इमूवेबल एसेट्स है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, उनकी बात की जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जब भी ये तीनों काम हो जाए उस डेट से आपको ये लेना है कि आपने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, उसका पेमेंट कर दिया हो और पोजेशन आपने टेक ओवर कर लिया हो। तो उस डेट से अपन क्या मान लेंगे कि आपके लिए वो चीज़ आ चुकी है आपके पास। उस डेट से जब तक भी आप उसे रखते हो अपने पास में, जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस तक के पीरियड आपके लिए होल्डिंग पीरियड बना जाएगा। मूवेबल एसेट्स है तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र ओनली, डेट ऑफ ट्रांसफर इसमें हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे कि पेमेंट कब किया है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। जिससे कि आपने मूवेबल एसेट्स की बात करें तो कार हो गई आपके पास में, या इस तरह की जो फर्नीचर वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट ज्वेलरी हो गई, तो इस तरह की चीज़ें बात की जा रही है यहाँ पर। तो इनके लिए हम केवल ट्रांसफ़र की डेट पर ध्यान देंगे, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, पोजीशन लिया नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमारे पास में। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, अब अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन क्या है, देखिए इसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं है। जैसे नॉर्मली हमें कोई भी चीज़, हमें जो सेलिंग प्राइस जो हमारा डिसाइड होती है वही हमारा अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन बनता है, पहली बात तो ये तय है। लेकिन मान लीजिए हमको कोई सेल एसेट्स नष्ट हो गई है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो भी देगी वही बनेगी। आपकी लैंड एक्वायर के लिए रेलवे, तो रेलवे जो देगा वही होगा। यदि आपने कोर्ट केस कर दिया, वहाँ से जीत गए, तो आपकी फिर और अमाउंट बढ़ गई है, तो फिर वो बढ़ी हुई अमाउंट और आपके उसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से वो सेल्स कंसिडरेशन बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम है ना केवल एक्सचेंज वगैरह कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं कि हमने प्रैक्टिकली हमें वहाँ से अमाउंट मिल रही नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस पर कैपिटल गेन मतलब बन चुका होता है और वहाँ पर वो हमारे पास में टैक्सेबल होती है। उस केस के अंदर हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट। जैसे कैसे कैसे, जैसे हमने एक्सचेंज किया है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक है, स्टॉक हमने करंट एसेट में बोल दिया, फर्म या HUF से हमसे ट्रांसफर हुई है। तो जैसे मैंने बताया कि 2012 के अंदर मेरे पापा ने मुझे ट्रांसफर करी, तो उस समय हमने तो कम से कम स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए मैं गिफ्ट के रूप में उस कम से कम अमाउंट के ऊपर शो करूँगा जो भी मुझे रीजनेबल अमाउंट लगेगी। लेकिन हो सकता है उसके जो मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा हो, तो वहाँ से हम फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ेंगे उस समय के लिए। अब बात की जाती है कि कंसिडरेशन है किसी एसेट्स के लिए, तो हम क्या लेंगे, उसकी की सेल अमाउंट अलग है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट, दो अमाउंट आपको दी हुई है कि उसकी सेलिंग अमाउंट लग दी हुई है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट दी हुई है, तो जो भी अधिक है वो लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट के मतलब ये नहीं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस हम दे रहे हो वो नहीं।
आपने क्या सेल अमाउंट जैसे तय कर लिया 10 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने क्या किया, 10 लाख सेल अमाउंट है, 10 लाख आपने तय कर लिया। अब आप जब इसे रजिस्ट्री कराते हो तो वहाँ पर क्या है, उसकी वैल्यूएशन जो निकल कर आ रही है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार वो 12 लाख निकल कर आ रही है। और फिर उसका 1% आपको रजिस्ट्रेशन फीस दे दी, तो रजिस्ट्रेशन फीस तो जो 1% हो गई वो हो गई, उससे यहाँ मतलब नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस के लिए जो वैल्यू ली है वो क्या ली है, 12 लाख ली है, जबकि सेल अमाउंट आपकी कितनी 10 लाख में, तो हम दोनों ज़्यादा क्या हुई 12 लाख हो गए, तो फिर 12 लाख को अपना आंसर मानेंगे और 12 लाख के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब बात आती है आगे कंसिडरेशन सेल अमाउंट नहीं होने में फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, सिर्फ ऊपर मैंने लिख ही दिया, वापस दोबारा रिपीट कर दिया यहाँ पर। अब कंसिडरेशन इमोबल एसेट्स के बारे में बात की जा रही है कि आपको सेल अमाउंट दी हुई है और स्टाम्प ड्यूटी के लिए भी जो अमाउंट बनती है वही वापस की स्टाम्प ड्यूटी है, जैसे 5% 6% जो रेट होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टाम्प ड्यूटी के लिए बात की जा रही है। स्टाम्प ड्यूटी मतलब अधिकतर केस में जैसे आप रजिस्ट्रेशन की बात करो, इन दोनों थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। देखिए क्या कि जो रजिस्ट्रेशन है वो तो हम जब रजिस्ट्री कराते हो तो वहाँ पर डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है, जो रजिस्टर जो पंजीकृत जो ऑफिसर है उसको देनी पड़ती है। अब रजिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों को होती है, जैसे आपने रजिस्ट्री कराई, कार की रजिस्ट्री करा ली आपने, एक फर्म ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हो आप, उसको फर्म को आप बेच रहे हो तो उसको भी एक बन गई आपके लिए। ऐसे आप पेटेंट का जो रजिस्ट्रेशन करा उसका भी हो सकता है वो तो ये तो बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है रजिस्ट्रेशन तो। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, अपन किसी लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हैं तो वहाँ पर्टिकुलर स्टाम्प्स के ऊपर सारी वर्किंग होती है। 10,000 का स्टाम्प लगाएं, 5,000 का स्टाम्प लगाएं, तो जितनी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा हमें स्टाम्प की वैल्यूएशन लगानी पड़ती है, कि वो स्टाम्प एक्ट ड्यूटी एक्ट बना हुआ है हमारे पास, उसकी हमें पालना करनी पड़ती है और उसी अकॉर्डिंग हमारे पास में लगानी पड़ती है। जैसे आप लोन लगाते हो तो वहाँ पर भी हमें स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती है, किसी बैंक से लोन लेते हो तो आप वहाँ। तो कभी कभी दोनों काम होते हैं, जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग करी तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने कहीं बैंक के अंदर गए, वहाँ पर लोन ही लेने जा रहे हो, वहाँ पर केवल स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करनी थी, वहाँ रजिस्ट्रेशन चार्ज हमको नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती है, कभी दोनों बड़े एक साथ काम लेते हैं, कभी एक ही बड़े काम में लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर हमारे हमारे केस के अंदर बात करें, हमारे पास केस में क्या है कि आपके पास में सेल अमाउंट दी हुई है, स्टाम्प ड्यूटी दी हुई है, तो दोनों से जो भी अधिक है वही लेंगे, सेम जो पहले हमने ऊपर लिया था। अब स्टाम्प ड्यूटी की जो वैल्यू है एक्चुअल सेल अमाउंट के 105% से अधिक नहीं है तो सेल अमाउंट ही ले लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिया गया है, लेकिन एक क्लोज डाल दिया गया है आपके पास में क्या कि स्टाम्प ड्यूटी है, तो स्टाम्प ड्यूटी है वो एक्चुअल जो सेल अमाउंट है उसके 105% से अधिक नहीं है, मतलब 5% तक तो हमने इंक्रीज कर दिया, तो कोई बात नहीं है, तो सेल अमाउंट ही ले लेंगे। फिर हम सेल अमाउंट ले लेंगे, मतलब जैसे भी कोई चीज़ है वो आपकी सेल अमाउंट थी, जो सेल अमाउंट थी वो 10 लाख थी, ठीक है। अब आपको सेल अमाउंट 10 लाख हो गई, ठीक है, लेकिन आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी के लिए जिसकी वैल्यू निकल कर आई है ना, वो 10,60,000 निकल कर आ गई। तो इस केस के अंदर जब आपके पास में 10,60,000 निकल कर आ चुकी है वो, तो आपके ये 5% से ज़्यादा की बात हो गई है, इसके 105% यदि आप निकालेंगे तो वो आएगा 10,50,000। तो 10,50,000 से ज़्यादा होने के कारण हम इसके ऊपर इसको ही हम क्या मानेंगे, इसको ही हम कंसिडरेशन के अमाउंट मानेंगे, इसी को हम टैक्स से वसूल करेंगे उससे, इसी अकॉर्डिंग से टैक्स देना पड़ेगा उसे। लेकिन यदि मान लीजिए आपका जो सेल जो अमाउंट है उसकी बात की जा रही है, सेल अमाउंट है वो आपने कर दिया 10 लाख के अंदर, ठीक है, और जो स्टाम्प ड्यूटी है उसकी स्टाम्प ड्यूटी की बात की जाए करी, ये तो सेल हो गई उसकी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी की बात की गई तो वो चुकाई उन्होंने 10,20,000। तो इसका 105% निकालें, इसका 105% आ रहा है 10,50,000 वापस। तो 10,50,000 से चूंकि ये कम है, यहाँ तक भी है 10,50,000 रुपये तक भी स्टाम्प ड्यूटी है, तो फिर हम इसी को मान लेंगे, फिर हम 10 लाख को ही मान लेंगे कि 10 लाख की सेलिंग प्राइस बिल्कुल सही है। मतलब 5% यदि आपकी बढ़ी हुई अमाउंट हो स्टाम्प ड्यूटी तो उसे इग्नोर कर देंगे, हम सेल अमाउंट पर ही जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, किसी निर्धारित प्रतिफल कंसिडरेशन के लिए सामने वाले पक्षकार के इमोबल एसेट्स प्राप्त कर ली जाए, ठीक है। भाई क्या हुआ कि आपको सौदा जो कोई और किसी रीजन से हमको उधारी आप चुका रहे थे, या फिर आपने कोई कारण से आपको पैसा लेना या देना था आपका, और उस कारण का आपका जो प्रतिफल है वो आपने क्या इमोबल एसेट्स के रूप में प्राप्त कर कर चुकाया है आपने, भाई इमोबल एसेट्स आपने वहाँ प्राप्त कर लिए। तो अब उस समय अपन क्या करेंगे, भाई जो स्टाम्प ड्यूटी की जो वैल्यू है उसका जो आदि की जो सरप्लस अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा, वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे आपको उधारी दी वो चुकाई जा रही है आपकी,
ठीक है ना, या फिर आपको कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया था वो आप चुका रहे हो उससे, या फिर आपको कोर्ट केस जीत गए उससे और वो कह रहे हो भाई अमाउंट दे दे, फिर उसके बाद बोला कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, मैं आपको हमारी जो लैंड और बिल्डिंग है या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है वो मैं दे देता हूँ आपको। तो मतलब आपका स्टार्टिंग से टारगेट है ना दोनों पक्षकार के अंदर एसेट्स का क्रय विक्रय तो रहा ही नहीं, वो तो किसी और कारण से प्रतिफल का नहीं होने के कारण आपको एसेट ट्रांसफर की जा रही है, मूल एसेट ट्रांसफर की जा रही है। तो पहली बात आपने जब एसेट्स का टारगेट आपका रहा नहीं था और आपने क्या मेन चीज़ देखो यहाँ पर क्या प्रतिफल के रूप में मिल रही है, मेन चीज़ क्या होता है देखो समझिए। मैंने क्या करा, दो काम है कि मैंने कोई चीज़ सेल या ट्रांसफ़र करी है मेरी एसेट्स, फिर मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है, ठीक है। मैंने किसी को क्रेडिट दिया हुआ था और मुझे कंसिडरेशन यहाँ पर क्या हुआ, कैश मिल गया यहाँ पर कंसिडरेशन, ठीक है, कैश मिल गया, कुछ भी मिल गया, या फिर जैसे एसेट्स बोले एसेट्स मिल गई, तो वो सब तो आपके कैपिटल गेन का टॉपिक का पार्ट है। एसेट्स के बोले एसेट्स मिल गए तो उसे एक्सचेंज को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। लेकिन मेरा क्या है, मैंने क्रेडिट लोन दिया हुआ था, मेरे को मैंने उधार दिया हुआ था, मेरी लोन की बात की जा रही है यहाँ पर कि मैंने लोन दिया हुआ है, एक लोन दिया हुआ है, लोन दिया है, उस लोन को चुकाने के लिए सामने वाला जो पक्षकार है उसने मुझे एसेट्स ट्रांसफर कर दी, ठीक है। तो अब इस समय जो एसेट ट्रांसफर करी है मेरे पास में, तो ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल एसेट्स मेरा ट्रांसफर हो रही है तो मैं ना मेरी जो इनकम बनने जा रही है यहाँ पर, तो मैं उसको ना टैक्स ना इस साइड में दूंगा, नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोन चुकाना था मेन चीज़। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है, लोन ले गया या फिर आपने कोई मार्केट सेल किया हो या फिर कोई आपने कोर्ट केस जीते हो, कोई चीज़ होती है उसको कंसिडरेशन चुकाना था नगद के अंदर, लेकिन उसने क्या कर दिया, एसेट्स आपको ट्रांसफर कर दी यहाँ पर इस केस के अंदर। तो यहाँ पर एसेट्स बेचने का टारगेट नहीं रहा है, यहाँ पर पुराने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको समाप्त करने के लिए कंसिडरेशन के रूप में एसेट्स ट्रांसफर की जा रही है। तो ये इस साइड में टैक्सेबल नहीं है, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा। जो आदि की जो अमाउंट जो हमें मिल रही है ना, जो जैसे वैल्यूएशन हो रही है, जिसमें मुझे 10 लाख लेने थे और जो प्रॉपर्टी आई वो 11 लाख की आ गई, तो 1 लाख रुपये मेरे पास ज़्यादा आ गए। तो 1 लाख रुपये मेरे पास जो ज़्यादा आ रहे हैं वो यहाँ पर इस साइड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। अब कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, 5% ऑफ कंसिडरेशन या 50,000 रुपये, तो कम से कम आपको टैक्सेबल अमाउंट है वो आपको उसके ऊपर टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो भी रेट आपको बनाना पड़ेगा। तो 50,000 कम से कम माने जाएंगे, और 5% ऑफ कंसिडरेशन जो भी अधिक हो वो लिया जाएगा आपको यहाँ पर। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं आपको सच बताऊँ तो ये बात है कि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत ज़्यादा प्रोविजंस बने हुए हैं, तो मुझे इतने इंपॉर्टेंट वो लगे नहीं, तो इनको मैं लिया नहीं है। आप किसी भी जनरल बुक में उठाएंगे, BCom की, MCom की, या कहीं से भी CIPC वगैरह, तो वहाँ पर आपको बाकी रूल्स मिल जाएंगे। मैंने जो मुझे लगा जो उचित रहेंगे आपके लिए वो मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए अच्छे रहेंगे वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं यहाँ पर। आज क्लास के इतना ही। थैंक यू।